मैं सुनील सर आपके साथ लेकर भारत की भू-आकृतिक संरचना, इसमें हम बात करेंगे आज उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। पिछली बार हमने बात की थी कि भारत की संरचना किस प्रकार की है। भू-आकृति में 10.7% भाग पर पर्वत हैं, 18.6% भाग पर पहाड़ियाँ हैं, 43% भाग पर मैदान है और 27.7 भाग पर पठार हैं। तो आज हम उत्तरी जो पर्वतीय भाग है, ऊंचे ऊंचे शिखर है जो हमारे भारत में, और उसकी हम बात करने वाले हैं। उसके अंतर्गत आज हम बात करेंगे उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र के साथ ही कुछ भाग हैं, इसके बारे में पहले हम थोड़ी बताते हैं। अगर आप ये क्लास हमारे साथ ले रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल GIG कोचिंग पॉइंट फ्री कोचिंग विद सुनील सर में आप आइए, आप सभी का स्वागत है। हम प्रत्येक बिंदु आपको परीक्षा उपयोगी सारी सामग्री प्रत्येक वीडियो में आपको मिलेगी। प्रत्येक वीडियो में परीक्षा में कोई ना कोई प्रश्न आपको मिलेगा। बहुत सारी किताबों का सार आपको मिलेगा। कोई आप एक विशेष किताब पढ़ेंगे तो आपको इतने सारे तथ्य एक साथ एक जगह पर नहीं मिल सकते हैं। तो आज हम बात करते हैं हिमालय की। साथियों, हिमालय का जो उत्तरी भाग है, जो हिमालय से पहले का बना हुआ है, उसको हम क्या कहते हैं? ट्रांस हिमालय। उसको साथियों हम कहते हैं ट्रांस हिमालय। उसके बाद नीचे का जो भाग आता है उसको हम कहते हैं बृहत्तर हिमालय, या इसको हिमाद्री बोलते हैं, या कह सकते हैं हम बृहद हिमालय। सबसे ऊंची ऊंची चोटियाँ इसी हिमालय क्षेत्र में पाई जाती हैं। इसके बाद जो नीचे वाला क्षेत्र आता है उसको हम कहते हैं लघु हिमालय, और लघु हिमालय के जो अंत में आता है उसे हम कहते हैं शिवालिक क्षेत्र। तो ट्रांस हिमालय को कुछ लोग हिमालय का पार्ट नहीं मानते, क्योंकि इसके निर्माण हिमालय से पहले हुआ है। इसके अंदर 3 श्रेणियाँ आती हैं। अगर आप लेक्चर को लेने के लिए मेरे साथ आप उपस्थित हैं तो मेरा अनुरोध है कि आप अपने सामने एक एटलस रख लीजिए, क्योंकि यहाँ पर अगर हम वो सारी चीज़ ठीक से समझाएंगे तो स्पेस भी कम पड़ जाएगा और आपको ठीक से समझ में नहीं आएगा। अगर आप अपने सामने एटलस रख लेते हैं तो आपको इस समझने में बहुत ही आसान होने जा रहा है, और मैं इस तरीके से आपको बताऊँगा कि परीक्षा में इससे संबंधित कोई भी प्रश्न आपसे छूट नहीं पाएगा, क्योंकि मैं इसमें सारे वही फैक्ट लेके आऊँगा जो अक्सर कर परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ट्रांस हिमालय की। साथ ही इसमें 3 श्रेणियाँ हैं। सबसे पहली श्रेणी है काराकोरम। काराकोरम। उसके बाद दूसरी श्रेणी है लद्दाख। तीसरी श्रेणी है जास्कर। ये साथी हिमालय के भाग नहीं है। ये भूमि हिमालय से पहले ही, जब हमारी यूरेशियन प्लेट से भारतीय महाद्वीप प्लेट टकराई तो ये भाग ऊपर उठ गया था। इसको हम ट्रांस हिमालयन क्षेत्र कहते हैं। इसमें क्रम से है, सबसे ऊपर जो है, अगर मान लीजिए ये भारत का इस प्रकार से नक्शा है, तो जो सबसे पहली वाली ये श्रेणी है इसको कहेंगे काराकोरम। उसके बाद यहाँ आती है लद्दाख, उसके बाद ये आती है जास्कर। ये काराकोरम, लद्दाख, ये श्रेणी कहलाती है आपकी जास्कर। साथ ही एक बात और बताना चाहूँगा, इस जो काराकोरम श्रेणी है इसका कुछ भाग हमारा पाक कश्मीर में भी आता है। तो हमारा जो भारत की सबसे ऊंची चोटी जिसे हम कहते हैं K2 या गॉडविन ऑस्टिन, इसकी स्थिति साथियों कहां पर है? काराकोरम श्रेणी में POK में। काराकोरम श्रेणी में POK में ये स्थित है, और इसकी ऊंचाई की हम बात करते हैं तो इसकी ऊंचाई है 8611 मीटर। आधिकारिक रूप से ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है। अब इसके बाद हम बात करते हैं साथियों काराकोरम श्रेणी को। जो काराकोरम श्रेणी है इसी में K2 गॉडविन ऑस्टिन है, इसको हम क्या कहते हैं? उच्च एशिया की रीढ़ भी कहा जाता है। किसको? काराकोरम श्रेणी को उच्च एशिया की रीढ़ कहा जाता है।
इसको काराकोरम श्रेणी को क्या कहा जाता है? उच्च एशिया की रीढ़। ये प्रश्न कई बार परीक्षा में आता है। और ये भी पूछा जाता है कि भारत की जो सबसे ऊंची चोटी गॉडविनर स्टेटू है वो कहाँ पर है? तो वो उसकी स्थिति है पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में। ये भी भारत का ही हिस्सा है। इस पर पाकिस्तान ने अनधिकृत रूप से कब्जा कर रखा है। और साथियों, इसमें इस श्रेणी में कई ग्लेशियर भी पाए जाते हैं। ग्लेशियर भी पाए जाते हैं। उनका हम क्रम आपको एक से बताएंगे। उत्तर से दक्षिण की तरफ, यदि हम पश्चिम से पूर्व की तरफ, ये पश्चिम है, इससे पूर्व की तरफ यदि हम उनकी बात करते हैं तो सबसे पहले आता है वातुरा, उसके बाद हिस्पर। ये क्रम से कभी कभी आ जाते हैं मिलाने के लिए, तो आपको ये हर जगह नहीं मिलेंगे। वातुरा, हिस्पर, क्रम से ही इनको याद करेंगे हम। वातुरा, हिस्पर, व्यापू, वालतुरु, वालतुरु, और इसके बाद आता है सियाचिन। तो सियाचिन का जो प्रसिद्ध ग्लेशियर है, जो कश्मीर और भारत के बॉर्डर पर है, जहाँ पर हमारे भारतीय सेना के जवान -डिग्री टेम्परेचर में 12 महीने तैनात रहते हैं, तो वो कहाँ पर है हमारा? वो ट्रांस हिमालयन क्षेत्र में है। और उसका क्रम क्या है? ये परीक्षा में पूछा जाता है। वातुरा, हिस्पर, व्यापू, वालतुरु और सियाचिन। ये आपकी बात हो गई। ये दिशा क्या है आपकी? ये पश्चिम से पूर्व। इनका जो हमने क्रम अरेंज किया है वो क्या है? पश्चिम से पूर्व की तरफ। ये सभी ग्लेशियरों का क्रम एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। वातुरा, हिस्पर, व्यापू, वालतुरु और सियाचिन ग्लेशियर, ये पश्चिम से पूर्व की तरफ इनका क्रम है। इसके बाद हम बात करते हैं बृहत हिमालय की। बृहत हिमालय, इसी को हिमाद्री भी कहा जाता है। इसी को हिमाद्री भी कहा जाता है। साथियों, ये हिमालय का वह भाग है जिसमें ऊंची ऊंची पर्वत की श्रृंखलाएं आपको दिखाई देंगी। ऊंची ऊंची चोटियां आपको दिखाई देंगी। इसकी यदि हम बात करते हैं तो औसत ऊंचाई, आप इसकी औसत ऊंचाई से अंदाजा लगा लेंगे कि कितनी ऊंची ऊंची श्रृंखलाएं हैं। उसकी औसत ऊंचाई है 6000 मीटर। कितनी ऊंचाई है? औसत ऊंचाई इसकी है 6000 मीटर। और इसकी जो चौड़ाई है, औसत चौड़ाई है साथियों 120 किलोमीटर से 190 किलोमीटर तक। कितनी है? 120 किलोमीटर से 190 किलोमीटर। अब इसकी बात करते हैं कि इसमें कौन कौन सी चोटियां पाई जाती हैं। तो साथियों, सारी भी जितनी भी विश्व की टॉप 10 चोटियों की अगर हम बात करें तो वो ज़्यादातर कहाँ पाई जाती हैं? आपकी बृहत हिमालय हिमाद्री में। इसमें अगर हम ऊंचाई के क्रम से बात करते हैं तो एवरेस्ट, 8,848 मीटर। 8,848 मीटर, ये सबसे ऊंची चोटी है विश्व की। तो साथियों, इसकी स्थिति कहाँ है? ये नेपाल और चीन की सीमा पर है। पहले नेपाल और तिब्बत की सीमा पर थी, और इसको नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है। इसके बाद दूसरी नंबर की चोटी है, वो है आपकी ऊंचाई के हिसाब से। तो ये हम बात करते हैं, अगर हम K2 की बात करते हैं तो ट्रांस हिमालय का पार्ट है, लेकिन यदि हम बृहत हिमालय की बात करते हैं तो इसका दूसरा पार्ट है कंचनजंगा। क्या है? कंचनजंगा। 8,000
548 मीटर, 8548 मीटर। तीसरे नंबर की है आपकी मकालू, 8481, 8481 मीटर मकालू। कभी कभी इस क्रम से लगाने के लिए आ जाता है साथियों, इसलिए मैं लिख रहा हूँ, और आपको जानकारी भी इसकी होनी चाहिए कि कौन कौन सी पर्वत श्रेणियाँ आपकी हिमाद्री में है या बृहद हिमालय का पार्ट है। इसके बाद आपका आता है धौलागिरी, 8172 मीटर। धौलागिरी 8172 मीटर। इसके बाद सबसे छोटी बात करते हैं तो वह है नंगा पर्वत, 8126 मीटर नंगा पर्वत। और हम इसके आगे अगर बात करते हैं अन्नपूर्णा चोटी, उसकी लंबाई, उसकी ऊंचाई 8078 मीटर। अन्नपूर्णा चोटी 8078 मीटर। अन्नपूर्णा के बाद अगला नंबर आपका आता है तो वो है नंदा देवी, 7817, 7817 मीटर नंदा देवी। नंदा देवी के बाद हम ऊंचे शिखर की बात करते हैं तो आपका आता है नामचा बारवा, ये आपके अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। कौन सा? नामचा बारवा। ये नामचा बारवा कहाँ पर है? ये आपका अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। इसकी ऊंचाई है 7756 मीटर। देखिए साथियों, सभी विश्व की ऊंची ऊंची चोटियां हैं, तो ये आपका केटू तक अपवाद मान लो, ये आपके काराकोरम श्रेणी में है। बाकी सारे के सारे ही ऊंची चोटियां कहाँ पर आपकी बृहद हिमालय का पार्ट है। इसके बाद हम बात करते हैं लघु हिमालय की, या जिसको मध्य हिमालय भी कहते हैं। लघु हिमालय या मध्य हिमालय। साथ ही बृहद हिमालय के बाद जो श्रृंखला है उसको कहते हैं बृहद हिमालय से आपके दक्षिणी तरफ सबसे ऊपर है आपकी ट्रांस हिमालय, उसके दक्षिणी तरफ बृहद हिमालय, बृहद हिमालय के दक्षिणी तरफ आपके पश्चिम से पूर्व दिशा में फैली हुई है, उसको हम कहते हैं लघु हिमालय। इसकी औसत ऊंचाई है 3700 से 45 मीटर। औसत ऊंचाई 3700 से 4500 मीटर तक है। और इसकी अगर औसत चौड़ाई की हम बात करें तो ये 80 से लेकर 100 मीटर तक चौड़ी है। 80 से 100 मीटर तक चौड़ी, 100 किलोमीटर तक चौड़ी, 100 किलोमीटर तक चौड़ी पट्टी है इसकी लघु हिमालय की। साथ ही इस लघु हिमालय में पर्वत श्रेणियां हैं, वो हम उसको हम कहते हैं क्रम से पीर पंजाल, धौलाधर, इसके पर्वत जो श्रेणियां हैं इधर से क्रम से लगाएंगे हम, तो क्या है पीर पंजाल। यदि आप अपने सामने एटलस रख के बैठे हैं तो आपको ठीक से समझ में आ रहा हो। पश्चिम में जो है
तो श्रेणी है पीर पंजाल, उसके बाद है धौलाधर, और धौलाधर के बाद जो श्रेणी आती है उसकी श्रेणी है मसूरी, नागटिब्बा, मसूरी, नागटिब्बा एवं महाभारत की श्रेणियां। और पूर्व दिशा में कौन सी श्रेणी है? महाभारत पर्वत श्रेणियां। ये किसका भाग है? ये लघु हिमालय का। साथियों, ये कभी कभी क्वेश्चन अरेंज कर लिया जाता है कि लघु हिमालय की श्रेणी आपको दे दी और आपको पश्चिम से पूर्व तरफ क्रम से लगाना है या पूर्व से पश्चिम तरफ लगाना है। तो साथियों याद रखना है, पश्चिम से शुरू करेंगे तो आपका आता है सबसे पहले पीर पंजाल, उसके बाद धौलाधर, धौलाधर के बाद मसूरी, मसूरी के बाद नागटिब्बा एवं अंत में पूर्वोत्तर में महाभारत की पहाड़ियां स्थित हैं। यदि पूर्व से लगाने क्रम आ जाए तो सबसे पहले महाभारत, फिर उसके बाद नागटिब्बा, मसूरी, धौलाधर और अंत में पीर पंजाल आप लगाएंगे। तो आपको ये ठीक से याद रखना है। बृहद हिमालय और लघु हिमालय के बीच में साथियों नोट करते जाइए, बृहद हिमालय और लघु हिमालय के बीच में कुछ प्रसिद्ध घाटियां भी हैं। जैसे कश्मीर घाटी है, इसके बीच में अगर घाटी की बात करें हम, बृहद और लघु हिमालय के बीच में बृहद और लघु हिमालय के बीच में कौन सी घाटी है साथियों? कश्मीर घाटी है, लाहौल स्पीति घाटी है, कुल्लू घाटी है, कांगड़ा घाटी है। कौन सी? आपकी लाहौल स्पीति। पहले क्रम से हम लिखते हैं, कश्मीर घाटी पहले आती है। कौन सी? कश्मीर घाटी। ये आप जानते ही हैं, ये हमारे कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में है। उसके बाद हिमाचल प्रदेश में आपकी आती है लाहौल स्पीति, और उसमें आती है आपकी कुल्लू कांगड़ा। ये कौन सी घाटियां हैं साथियों? ये जो घाटियां हैं आपके बृहद हिमालय लघु हिमालय के बीच में, ये विश्व प्रसिद्ध घाटियां हैं। चाहे आपकी पर्यटन के दृष्टिकोण से देखा जाए तो चाहे कश्मीर की घाटी हो, लाहौल स्पीति घाटी हो, कुल्लू कांगड़ा की घाटी हो, उसमें कश्मीर की घाटी में तो बहुत बड़ा क्षेत्र है और ये घाटी बहुत उपजाऊ भी है। साथियों, कश्मीर की घाटी आप कभी जाके देखना, बहुत ही सुंदर है। कहा जाता है पृथ्वी में यदि स्वर्ग है तो कहाँ है? कश्मीर में। हमने तो गत वर्ष जब अमरनाथ श्री अमरनाथ जी की यात्रा की थी तो हमें कश्मीर घाटी का दीदार करने का मौका मिला था। बहुत ही सुंदर है। इसमें आपको जब हम नदियाँ पढ़ाएंगे तो चेनाब नदी, आपकी झेलम नदी, सतलज, रावी, ब्यास, सारी नदियाँ भी आपको देखने को मिलती हैं। तो साथ ही यदि आप कश्मीर जाएंगे तो आपको कभी अमरनाथ यात्रा जाने का सौभाग्य मिले तो आप जाके देखिएगा। जो आपकी झेलम नदी है वो वेरीनाग झील या शेषनाग झील से होकर निकलती है। ठीक है साथियों, तो उसका उत्गम स्थल भी हमने देखा है। तो ये प्रसिद्ध घाटियाँ कौन सी है? कश्मीर घाटी, लाहौल स्पीति घाटी, कुल्लू और कांगड़ा की घाटी कहाँ पर हैं? ये आपके लघु हिमालय और बृहद हिमालय के बीच में स्थित हैं। यहाँ चारागाह भी पाए जाते हैं जिनको हम अल्पाइन कहते हैं। क्या कहते हैं? चारागाह जो हैं उनको हम अल्पाइन कहते हैं। और इनके स्थानीय नाम भी साथियों, इन चारागाहों के स्थानीय नाम भी हैं। कश्मीर घाटी में जिसे मर्ग कहा जाता है, कश्मीर घाटी में मर्ग कहा जाता है। जैसे आपका गुलमर्ग हुआ या सोनमर्ग है, गुलमर्ग और सोनमर्ग। तो जहाँ मर्ग लगा हुआ कश्मीर में, आप समझ लीजिएगा ये क्या है?
घास के मैदान हैं, बहुत अच्छे चारागाह हैं। इनको आपको जो आपको लघु हिमालय क्षेत्र में देखने को मिलेंगे, लघु और वृहद हिमालय के क्षेत्र में आपको देखने को ये मिलते हैं। और उत्तराखंड में इन्हें बुग्याल या पयार कहा जाता है। उत्तराखंड में स्थानीय भाषा में बुग्याल या पयार कहा जाता है। ये साथ याद रखना। आप उत्तराखंड में कभी जाएं, मान लीजिए आप केदारनाथ जाते हैं या आप बद्रीनाथ जाते हैं, उसके ऊपर और भी जो ट्रैकिंग वाले क्षेत्र हैं वहाँ पर अगर आप जाते हैं तो ऐसे बुग्याल आपको देखने को बहुत ही मिल जाएंगे। साथियों, ये लघु हिमालय किसी और चीज़ के लिए प्रसिद्ध है, उसके बारे में आप आपसे बात करना चाहते हैं। आज के समय में आप देखेंगे तो आप हेल्थ टूरिज्म, इसको कहते हैं हम स्वास्थ्यवर्धक पर्यटन, इसके लिए भी ये हमारा लघु हिमालय बहुत ही प्रसिद्ध है। जैसे शिमला है, कुल्लू, मनाली, देहरादून, हम लोग गर्मियों की छुट्टियों में जाते हैं। और भी जो अन्य संपन्न लोग हैं वो जब वहाँ जाते हैं तो किस लिए जाते हैं, वहाँ 2-4 दिन रह के विश्राम करेंगे। काम तो आजकल आप जानते हैं कि कंप्यूटर से काम होता रहता है, तो वहाँ बैठ के भी वो लोग काम करते रहते हैं, साथ में जो है वहाँ पे निवास करते हैं और एक टूरिज्म भी हो जाता है। तो आप हेल्थ टूरिज्म के रूप में भी शिमला, कुल्लू, मनाली ऐसे क्षेत्रों में पर्यटन काफ़ी स्तर से बढ़ रहा है। और आप देखते हैं कि हमारे हिंदुस्तान में धार्मिक तीर्थाटन भी काफ़ी मात्रा पर है। क्या बोलते हैं इसको हम, रिलीजियस टूरिज्म। तो आप देखते हैं हमारे सारे हिंदू धर्म के जितने भी देवी देवता हैं वो सब पहाड़ों पर ही हैं। चाहे आपको कश्मीर से बात करें, चाहे आपको माता वैष्णो देवी हों, चाहे अमरनाथ जी हों, चाहे उत्तराखंड में आ जाएं, या आप जितनी भी देवी हैं हिमाचल प्रदेश में हैं, उत्तराखंड में आप आ जाएं तो केदारनाथ, बद्रीनाथ जैसे धार्मिक पर्यटन केंद्र भी हैं। और यहाँ पर हेल्थ टूरिज्म का भी ये क्षेत्र हब बनता चला जा रहा है साथियों। इसके बाद हम बात करते हैं शिवालिक या निम्न हिमालय की। किसकी बात करते हैं साथियों, शिवालिक या निम्न हिमालय की। ये हिमालय का सबसे दक्षिणी भाग है। शिवालिक या निम्न हिमालय भी इसको कहते हैं। निम्न हिमालय क्षेत्र को कहते हैं। साथ ही इसकी औसत ऊंचाई की हम बात करते हैं। देखिए, उत्तर से अगर हम दक्षिण की तरफ हिमालय की श्रेणियों में जाएंगे तो औसत ऊंचाई घटती चली जाती है। तो इसकी औसत ऊंचाई की बात करते हैं तो 900 से लेकर 1200 मीटर इसकी औसत ऊंचाई है। और औसत चौड़ाई की बात करते हैं हम तो ये आपकी 10 से लेकर 50 किलोमीटर तक है। किसकी बात कर रहे हैं साथियों, ये हम बात करते हैं शिवालिक हिमालय की। ये सबसे दक्षिणी भाग है और साथ ही ये खंडित रूप में, ये श्रृंखलाएं लगातार नहीं है। एक ऐसी श्रृंखलाएं हैं, ये खंडित रूप में मिलता है। खंडित रूप में मिलता है। यह हिमालय की सबसे नवीनतम श्रृंखला भी है। यह हिमालय की सबसे नवीनतम श्रृंखला है। इसको साथियों, नवीनतम का मतलब क्या है कि ये हिमालय का ऐसा भाग है जो अभी भी बन रहा है, या ये नवीनतम भाग है। इसके बीच में लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में है
काठमांडू की घाटी भी है। काठमांडू जो हमारा पड़ोसी देश है नेपाल, उसी की भाग है। और पश्चिम में इन्हें हम क्या कहते हैं, द्वार या दून। पश्चिम में दून या द्वार कहते हैं, जैसे देहरादून या हरिद्वार, शादी कहाँ है, पश्चिम। और जो शिवालिक है, शिवालिक के यदि हम और दक्षिणी भाग में यदि हम आते हैं, या निचले भाग जिसको कहें, तो उसको शिवालिक के निचले भाग को क्या कहते हैं, शिवालिक के निचले भाग को हम तराई कहते हैं। निचले भाग को तराई कहते हैं। एक बार साथियों तेजी से इसको दोहरा लेते हैं। उत्तर का पर्वतीय भाग, पहले हम बात करते हैं कि भारत के 10.7% भाग पर क्या है, पर्वत है। आपके परीक्षों की प्रश्न आप नोट कर लीजिएगा, मैं अंडरलाइन करता जा रहा हूँ। पर्वत हैं 18.6 भाग पर पहाड़ियाँ हैं। पहाड़ियाँ का मतलब जैसे शिवालिक को आप कहें तो पहाड़ी कह सकते हैं, क्योंकि ये पहाड़ी की श्रेणी में आता है। इसके बाद 43% भाग पर मैदान है, 27.7 भाग पर पठार है। पठार ऊंचा क्षेत्र। देखिए एक अंतर और बताते हैं आपको, भूमि से जो थोड़ा ऊंचा स्थान होता है, प्लेन मैदान, उसको मैदान कहते हैं। मैदान से ऊपर उठा हुआ भाग होता है उसको पठार कहते हैं, और पठार से और ऊपर हुआ भाग उसको पहाड़ियाँ कहते हैं। पहाड़ियों के ऊपर का ऊंचे ऊंचे स्थान उसको हम क्या कहते हैं, पर्वत कहते हैं। इस बात को ध्यान रखना है। ट्रांस हिमालय जो है, ये ट्रांस हिमालय की 3 श्रेणियां हैं। अगर हम पश्चिम से बात करें तो काराकोरम श्रेणी, काराकोरम श्रेणी के नीचे आपकी लद्दाख श्रेणी आती है, और लद्दाख श्रेणी से आगे जास्कर की श्रेणी आती है। ट्रांस हिमालय का में ही हमारी जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है गॉडवन अस्टेन या K2, इसकी ऊंचाई कितनी है, 8,611 मीटर। ये आपके ट्रांस हिमालय में स्थित है। काराकोरम श्रेणी को ही उच्च एशिया की रीढ़ भी कहा जाता है। प्रश्न बहुत ही परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है कि उच्च एशिया की रीढ़ किसे कहा जाता है, तो आप कहेंगे काराकोरम श्रेणी को उच्च एशिया की रीढ़ कहा जाता है। इसके बाद बात करते हैं ग्लेशियर की। तो साथी जो हमारे ट्रांस हिमालय क्षेत्र में ग्लेशियर हैं, उनकी स्थिति में आपको क्रम से बताता हूँ। पश्चिम से पूर्व की तरफ बातुरा, हिस्पर, व्यापो, बालतोरो और सियाचिन। ठीक है, ये सियाचिन का नाम आपने सुना होगा, बाकी ग्लेशियर का नाम आपने नहीं सुना होगा, तो इन्हें भी याद रखना है। ये क्रम से लगाने के लिए प्रश्न अक्सर कर आता है। और साथ ही एक बात और बता दूँ आपको, यदि आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो अगर आप अपना स्तर अच्छा रखेंगे तो जो भी छोटे मोटे क्वेश्चन आएंगे वो आपसे हो जाएंगे। यदि आपने छोटे ही क्वेश्चन पढ़े हैं तो उसके बाद यदि कोई क्वेश्चन कठिन आ गया, आपके पूरा थॉट क्लियर नहीं, कभी आपने उसका नाम नहीं सुना है, तो आपके लिए वो बहुत ही कठिन होने जा रहा है। तो आप मेरे साथ मेरे चैनल यूट्यूब चैनल जीआईजी कोचिंग पॉइंट पर मेरे साथ आप फ्री कोचिंग सुनील सर के साथ आप जुड़ते हैं तो आपको ऐसे तथ्य बताए जाएंगे। अगर आप उनको लगातार रिवाइज करते रहते हैं, ये चीज़ आप अपने हाथ से लिखिएगा। वह साथियों, यदि आप लिखते हैं तो केवल पढ़ने पर 10% याद होता है, पढ़ने के साथ साथ यदि आप लिखेंगे भी तो आपको 30% एक बार में याद हो जाता है। साथ ही साथ आपके नोट्स भी तैयार होते चले जाएंगे, आपको किसी अन्य बुक को पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ऐसा मेरा दावा है। साथ ही उसके बाद हम बात करते हैं बृहद हिमालय की, जिसे हिमाद्री भी कहा जाता है। सबसे ऊंची ऊंची चोटियाँ इसी क्षेत्र में स्थित हैं। इसकी औसत ऊंचाई है 6,000 मीटर और औसत चौड़ाई इसकी 120 किलोमीटर से लेकर 190 किलोमीटर तक। इसमें सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट, ये कहाँ पर है, ये आपके नेपाल और चीन की बॉर्डर पर है। इसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। इसके बाद कंचनजंगा, मकालू, धौलागिरी, नंगा पर्वत, अन्नपूर्णा, नंदा देवी और नामचा बारवा जो आपके अरुणाचल प्रदेश तक की श्रृंखला जाती है साथी। उसके बाद आता है लघु हिमालय। लघु हिमालय की ऊंचाई बृहद हिमालय से कुछ कम हो जाती है। देखिए इसकी औसत ऊंचाई कितनी है, 3,700 से 4,500 मीटर तक इसकी औसत ऊंचाई है, और इसकी चौड़ाई 80 से लेकर 100 किलोमीटर तक होती है। सारी इसमें भी कुछ पर्वत श्रेणियां हैं जिनकी बात करते हैं। तो सबसे पश्चिम में आपकी पीर पंजाल, उसके आगे धौलागिरी, उसके बाद मसूरी, उसके बाद नागटिब्बा, उसके बाद महाभारत की पहाड़ियां हैं। ये क्रम से लगाने को भी आ जाती हैं। अगर पूर्व से पश्चिम पूछा जाए तो आप बदल देंगे, महाभारत, नागटिब्बा, मसूरी, धौलागिरी, पीर पंजाल श्रेणी हो जाएंगी। यदि पश्चिम से पूर्व पूछा जाए तो पीर पंजाल, धौलाधार, मसूरी, नागटिब्बा और महाभारत की पर्वत श्रेणियां आती है। इसके बाद साथ में बात करते हैं
बृहद हिमालय और लघु हिमालय के बीच में जो कुछ घाटियां भी महत्वपूर्ण, जैसे आपकी कश्मीर घाटी है, लाहौल स्पीति घाटी है, कुल्लू और कांगड़ा की घाटी है, ये महत्वपूर्ण घाटी है, इनको आपने सुना ही होगा। इसके बाद इनमें जो चारागाह पाई जाती है उनको हम क्या कहते हैं, अल्पाइन चारागाह। और जो क्षेत्रीय भाषा है उसमें कश्मीर घाटी में इसको मर्ग कहते हैं, जैसे आपने नाम सुना होगा गुलमर्ग और सोनमर्ग। इसका मतलब क्या है, ये बहुत बढ़िया बड़े अच्छे अच्छे घास के मैदान हैं। और उत्तराखंड में इनको हम क्या कहते हैं, बुग्याल या प्यार भी कहते हैं। इसके बाद साथियों बात करते हैं हम शिवालय के या निम्न हिमालय की। इसकी औसत ऊंचाई और भी कम हो जाती है। इसकी औसत ऊंचाई साथियों 900 से लेकर 1200 मीटर के बीच में है और इसकी चौड़ाई 10 से लेकर 50 किलोमीटर के बीच में है। ये लगातार श्रृंखला नहीं है, ये आपको खंडित रूप में मिलता है। ये हिमालय की सबसे नवीनतम श्रृंखला है, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में स्थित है, जैसे काठमांडू की घाटी। पश्चिम में इन्हें दून या द्वार कहा जाता है, जैसे आपका देहरादून या हरिद्वार। शिवालिक के निचले भाग को हम तराई कहते हैं और तराई के बाद शुरू हो जाते हैं साथियों मैदान। एक और चीज हमने जो बताई थी उसको हमने लिखा नहीं है, आपने शायद नोट कर लिया होगा। जो हमारा लघु हिमालय है ये स्वास्थ्यवर्धक पर्यटन के लिए भी प्रसिद्ध है। और साथ ही धार्मिक पर्यटन के लिए तो सारे जितने भी हमारे पर्वत शिखर हैं, यहाँ पे हमारे हिंदू धर्म के मानने वाले देवी देवता विराजमान हैं, वो सारे धार्मिक पर्यटन के लिए भी प्रसिद्ध हैं। लेकिन स्वास्थ्य पर्यटन के लिए संपूर्ण हिंदुस्तान ही विदेशों से लोग भी यहाँ पर निवास करने के लिए आते हैं और अपना स्वास्थ्य लाभ लेते हैं। साथियों आज के लेक्चर में इतना ही, और अगली बार हम आपके साथ उपस्थित होंगे तो उसमें हम आपको अभी उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र बताएं, उसके बाद पठारी भाग के पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के बारे में भी आपको डिटेल में जानकारी देंगे। तो इसी के साथ मैं आपसे ये निवेदन करता हूँ कि आप लोग हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और चैनल पर बने रहिए। आपको महत्वपूर्ण जानकारी ऐसे ही मिलती रहेंगी, परीक्षा उपयोगी जानकारी मिलती रहेंगी। आपकी सफलता ही हमारा सही उद्देश्य है। जय हिंद साथियों।